प्रिय छात्रों और अधिवक्ता बंधुओं, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के संदर्भ में एक तुलनात्मक अध्ययन का वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से 1916 से लेके आज तक का पूरा लेखा जोखा होगा। कहाँ पे क्या चीज़ कैसे आपको पढ़नी है और किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, इस संदर्भ में आज आपको पूरा एक चार्ट यहाँ पे बनाऊंगा और उस चार्ट के माध्यम से आप ये देखिएगा कि कैसे आपको पूरा 1947 का पंचायत राज अधिनियम और 1916 का नगर पालिका अधिनियम एक ही एट ए ग्लांस जिसको बोलते हैं, एक ही दृष्टि में आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। और जिन भी लोगों को समझ में ना आए वो लोग व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क साध सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 और नगर पालिका अधिनियम 1916, ये दोनों को हम लोग देखेंगे। एक्चुअली में इसको जो बोला जाता है इसको जो बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जो विकास हुआ, भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट हुआ, वो कब से और कैसे हुआ। तो इसके अगर हम लोग थोड़ा सा इतिहास में चलें तो उस इतिहास को देखने के लिए हमें सबसे पहले आपको अंग्रेजों के समय में, और अगर उसके पहले आप और थोड़ा सा आ जाइए मुगलों के समय में, फिर मुगलों से और थोड़ा सा पीछे आइए जो चोल वंश में, और चोल वंश से थोड़ा सा पीछे आइए तो ऋग्वेद काल में, यानी वहाँ से हमको इसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित जो जानकारियाँ हैं या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो विकास है ये वहाँ से चलता हुआ निरंतर हमारे पास आज तक जो पहुँचा है। तो इसमें मुझे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, चोलों का जो स्थानीय स्वशासन था, जो स्थानीय स्वायत्तता से संबंधित उनके प्रशासन हुआ करता था, बहुत अच्छा हुआ करता था। तो उसी संदर्भ में वहाँ से देखते हुए इसको अंग्रेजों ने काफ़ी डेवलप किया और काफ़ी इसमें उन्होंने केंद्रीय सरकार से, जिसमें लॉर्ड मेयो ने मांग की, लॉर्ड मेयो के बाद फिर लॉर्ड रिपन, जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है, इन लोगों ने कैसे समय समय पर मांग की, उसके संदर्भ में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसी चीज़ को, यानी कि जो रिपन मेयो के काल में जो चीज़ें हमारे पास, यानी हमारे सरकारों ने हमारे स्थानीय स्वशासन को दिया, उन्हीं को एक अमलीजामा जिसको कहते हैं पहनाने के लिए यहाँ पे अधिनियम के रूप में उसको पारित किया गया। तो 1947 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम की व्यवस्था की गई और नगर पालिका अधिनियम 1916 के माध्यम से नगरों की स्थापना की गई। ये आपके पास एक्ट के रूप में, अधिनियम के रूप में संपूर्ण कोडिफाइड कर दिया गया, कोडिफिकेशन के रूप में, इसको कंप्लीट कोडिफाइड बोला जाता है, यानी कि ये संपूर्ण रूप से कोडिफाइड है, यानी इसमें कोई भी कमियां नहीं थी उस टाइम में। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, इसको हम लोगों ने क्या किया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम को थोड़ा से संशोधन करके, आपने देखा होगा कि 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्राम पंचायत, वहाँ पे सबसे पहले पंचायत राज अधिनियम का इनेक्टमेंट किया गया। तो ये धीरे धीरे करके वहाँ से बढ़ता चला गया और बढ़ते जाने के साथ साथ इसका विकास भी होता चला गया। लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा ना होने के कारण इसमें बहुत सी विसंगतियां थी, बहुत सी त्रुटियां थी। तो उस चीज को, चलिए, संवैधानिक दर्जा देने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया, कब कब किया गया, किस समिति के माध्यम से किया गया, सारी चीजें हम इन एक्ट के माध्यम से देखते। तो इसका एक ब्रीफ पहले दोनों का हम लोग तुलनात्मक वो देख लेते हैं। ये आपने देखा, ये आपके एक्ट के रूप में थे और इस एक्ट के रूप में
कहाँ पे थे ये, और हमारे संविधान में ये कहाँ पे आए, कैसे आए, इसके बारे में पहले थोड़ा सा देखेंगे। और संवैधानिक दर्जा पाने के बाद इन एक्ट में भी यहाँ पे भी संशोधन किया गया, तो वो कैसे कब क्या किया गया वो देखना है। तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में जो इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया वो पी के थोंगन समिति के समिति की सिफारिश के आधार पे 1989 की जो सिफारिश थी 1989 की, इसके आधार पे इस पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके पहले इनका जो प्रोविजन था वो आर्टिकल आप लोग देख सकते हो, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 243 में आप देख सकते हो इसका प्रोविजन है। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि 243 में, यानी इसमें भी संशोधन 243 में इसका भाग कौन सा संशोधित किया गया, यानी कि ये 73वें संविधान संशोधन और इसका जो है वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया पी के थुंगन समिति के कहने के आधार पे। और ये इसमें जो दूसरा पार्ट इसका जो देखते हैं हम संविधान में, भाग 9 में ये रहता है और ये भाग 9 खा में रहता है, इसको रखा गया है। इसमें आपके कुल जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, टोटल 29 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं इसमें। और इसमें जो सब्जेक्ट की संख्या है वो 18 है। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो 18 है। 18 सब्जेक्ट यहाँ पे रखे गए, 29 सब्जेक्ट यहाँ पे रखे गए। यहाँ पे इसका जो एनेक्टमेंट की डेट है वो 24 अप्रैल। अब अभी देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है, आप 24 अप्रैल 1993, यहाँ पे 1 जून 1993, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे कैसे पहुंचा है। यानी कि ये तो हमारे पास एक्ट के रूप में था ही और है भी, अभी भी है और अभी भी इसी से हमारा काम चल रहा है। लेकिन इन चीजों को, इन एक्टिविटी जिसको बोलते हैं ना, इनको एक्टिवेट करने के लिए ये एक्ट के रूप में थे। तो हमारे देश के विधायक हमारे देश में जो सरकारें थी उस जमाने में 1947 के पहले जो ब्रिटिश शासन हम लोगों के ऊपर चल रहा था, उन लोगों ने पंचायतों के लिए कुछ किया, नगर पालिका के लिए उन्होंने कुछ किया, लेकिन उस चीज को एक्टिवेट करने की वो बहुत सक्रिय रूप से कार्य करें, उसको अमली जामा पहनाने के लिए पी के थुंगन समिति के माध्यम से 1989 में, देखिए कब आके ये इस वक्त स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय से इसको कैसे करके यहाँ पे ये सारे प्रोविजन हम लोगों ने किया और इन प्रोविजन के माध्यम से इसको हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया। और संवैधानिक दर्जा देने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये तो आपका एक बेसिक जो इंफॉर्मेशन था। इसके बाद इसमें 3-4 कमेटियां और समिति और बनी, जिसमें आपने देखा होगा कि एक समिति आपकी बलवंत राय मेहता की थी, बलवंत राय मेहता, फिर उसके बाद अशोक मेहता, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि तीसरी जो पीवी के राव समिति थी, फिर उसके बाद आपने देखा एलएम सिंघवी एक समिति थी। इन्होंने जो एलएम सिंघवी साहब थे, ये चौथी समिति थी। तो इन्होंने 3 टीयर्स की जो अवधारणा थी कि पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर का वो बने, माध्यम बने, यानी कितने स्तर से पंचायत राज को संचालित किया जाए। तो इन्होंने, बलवंत राय मेहता ने 3 टीयर्स की बात की, इसको टीयर्स भी बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, और अशोक मेहता ने 2 टीयर्स की बात की, इन्होंने 4 टीयर्स की बात की। और इन्होंने यानी इकोनॉमिक जो आज़ादी, जिसको आर्थिक आज़ादी बोलते हो, यानी कि पंचायतों को आर्थिक शक्तियां देने की बात की एलएम सिंघवी समिति ने। इन्हीं सब तीनों समितियों की समीक्षा करने के बाद और इनको आर्थिक सपोर्ट देने के लिए, आर्थिक मदद देने के लिए, डायरेक्ट जिसको बोलते हो ना, आर्थिक रूप से इनको स्ट्रांग करने के लिए एलएम सिंघवी समिति ने सिफारिश की। उसके बाद पी के थोंगन समिति आई 1989 और इन्होंने इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात कर दी। तो इस प्रकार से ये समितियों के माध्यम से आपका ये पंचायती राज सिस्टम कैसे आपको संवैधानिक उसमें आया। तो अब हमको यहाँ पे एक्चुअली में देखना ये है
कि ये जो आपके एक्ट में और आपके जो इस जो वर्तमान का जो हमारा संवैधानिक ढांचा है उसमें और इसमें क्या मेल है, दोनों में ही देखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि आर्टिकल 40 और 243, तो ये 243 यानी 243 के बाद आप देखोगे यहाँ पे कि 243 से लेके 243 जिसको बोलते हो आप लोग, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इंग्लिश में ओ बोलते हैं, ओ। ठीक है, यानी कि 243 आर्टिकल से लेकर 243 अड़ा यानी ओ तक के प्रोविजन जो है ये भाग 9 में दिया गया है। अर्थात इससे संबंधित हम पूरी वर्तमान की जो ग्राम पंचायत है और ग्राम क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों विथ 3 टीयर्स है, तो उसके संदर्भ में इसके बारे में हम पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे 243 ता से लेके हम यहाँ पे आपका 243 या और छा तक जाते हैं, यानी जेड जी तक, इसको जेड और जी तक जाते हैं, जेड जी तक के प्रोविजन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे नगरों के लिए क्या क्या हमको करना है, कैसे करना है, वहां पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये आपने देख लिया। अब इस चीज का जो प्रोविजन है वो नगर पालिका एक्ट में कहाँ पे है, यानी नगर पालिका एक्ट के अभी इसकी जब हम लोग संरचना देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे, तो अब एक्चुअली में यहाँ पे आर्टिकल सेक्शन 3, 4 और सेक्शन 9 आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप सेक्शन इसका जब आप पंचायत राज अधिनियम में देखोगे तो यहाँ पे आप सेक्शन 4 देखोगे, सॉरी सेक्शन 3 देखोगे, जहाँ पे पंचायतों का गठन कैसे किया गया, सेक्शन 3 देखोगे। और आपको यहाँ पे अगर देखना है कि यहाँ से जब अगर आपको तुलना करनी है, इसको यहाँ से अगर तुलना करनी है तो इसका 243Q आप देखोगे, क्यू वाला पार्ट आप इसको देखोगे, 243Q देखिएगा तो वहां पे आपको त्रिस्तरीय नगर पालिका में कौन कौन से 3 स्तर होते हैं वो आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 में सेक्शन 3 में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम का सेक्शन 3 आप देखोगे तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देगी। और यहाँ पे जब आप देखोगे 243Q में सब दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा वो आगे हम देखते हैं क्या दिखाई देने वाला है। तो आपको मैं ये आपको मेरे समझ से समझ में आ गया होगा कि ये उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 अंग्रेजों के जमाने का था। नगर पालिका अधिनियम 1916 ये आपका, ये भी अंग्रेजों के जमाने का था। कुछ संशोधनों के साथ इसको हम लोगों ने अपने देश में लागू किया। और लेकिन देश में लागू करने के बाद ये बहुत ज्यादा एक्टिवली काम नहीं कर रहा था। तो एक्टिवली जब काम नहीं कर रहा तो इसमें हम लोगों ने इसके यानी कि जिनको संवैधानिक दर्जा देने की बात की, और संवैधानिक दर्जा देने के बाद ये सारे प्रोविजन हम लोगों ने किए। अब इन प्रोविजनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं कैसे क्या कहाँ पे हुआ। तो हम लोगों ने सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 3 जो त्रिस्तरीय को हमने अडॉप्ट किया, और इसी के माध्यम से पूरे देश में, पूरे देश के लिए हमने 73वां संविधान संशोधन पारित किया और उसके बाद 74वां संविधान संशोधन पारित किया। तो ये 3 टियर क्या है। अब आप लोग आ जाइए, अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझना है। ये मेरे समझ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी का हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं कि जो 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है वो क्या होती है। उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, और इसका जो कंपोजिशन होता है वो कैसे बनता है वो सब आपको यहीं पे देखना है। देखिए, जो त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली जो आपके देश में लगी वो संचालित कहाँ, इस एक्ट के माध्यम से और संवैधानिक जो शक्तियां हैं उनके माध्यम से संचालित होती है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। देखिएगा इसको, अब ये नगर पालिका के संदर्भ में देख लेना, और यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे देख लेना। इसको यहाँ से क्रैश कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा त्रिस्तरीय मॉडल क्या है, इसको यहाँ से कट कर दीजिए। आप लोगों 3 स्तर ये और 3 स्तर ये, तो आपको यहाँ पे 3 स्तर देखना है। 3 स्तर कैसे देखना है आपको, ये इसको अब यहाँ पे एट सबसे पहला जो स्तर है वो लिया है एट द विलेज, एट द विलेज लेवल, एट द विलेज लेवल, यानी कि ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर। फिर ये लिया है एट द ब्लॉक लेवल, एट द ब्लॉक लेवल, यानी कि ब्लॉक स्तर पर या खंड स्तर पर, इसको बोल सकते हो
खंड स्तर पर, और यहाँ पे एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला स्तर पर, जिला स्तर पे। फिर इधर आप देखिएगा कि यहाँ पे कैसे, यहाँ पे नगर निगम, यानी कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन, म्यूनिसिपल कारपोरेशन। यहाँ पे फिर आप देखिए म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाएं, सॉरी नगर पालिकाएं। फिर यहाँ पे आप देखोगे नगर पंचायत, नगर पंचायत यानी कि यहाँ पे अब नगर पंचायत को हम लोग नगर पंचायत ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, नगर पंचायत। अब देखिए ये व्यवस्था अगर आपको देखनी है आपके नगर पालिका अधिनियम में, तो 243 मैंने बताया, ये तो क्यों में आप देखोगे, ये तो आपको संविधान में आपको मिल जाएगा, इस सेक्शन में आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगा। लेकिन अगर सेक्शन में देखना है तो आप सेक्शन 9 में देखिएगा, सेक्शन 9 में भी आपको मिल जाएगा और 4 में भी मिल जाएगा और ये 3 में भी मिल जाएगा। 3, 4, 9 तीनों में बातें मिलेंगी, लेकिन थोड़ा से वो क्लिष्ट वर्ड में मिलेगा आपको, तो वो क्या है मैं बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। ये आपने समझ लिया। उसके पहले आपने ये तो तीनों का त्रिस्तरीय देख लिया। 3 स्तरीय मॉडल क्या है आपका, एट द विलेज लेवल, एट द ब्लॉक लेवल और एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब यहाँ पे क्या है, म्यूनिसिपल कारपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट और नगर पंचायत एक्ट। ये तीनों का आपने त्रिस्तरीय मॉडल देख लिया, यानी कि दोनों एक्ट के त्रिस्तरीय मॉडल आपके सामने आ गए बलवंत राय मेहता कमेटी के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मना किया गया है कि ये त्रिस्तरीय जो मॉडल होगा उन राज्यों के लिए नहीं होगा जिन राज्यों में 20 लाख से कम की जनसंख्या है, यानी जिन राज्यों में 20 लाख से कम की जनसंख्या है वहां पे ये त्रिस्तरीय मॉडल लागू नहीं होगा, वहां पे द्विस्तरीय लागू होगा। और इसके बाद ये लागू कहां पे नहीं होगा, यानी 73वां संविधान संशोधन कहां पे लागू नहीं होगा, वो आपका दिया हुआ है मिजोरम, मेघालय और आपका नागालैंड। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के आपके दार्जिलिंग वाले जो पर्वतीय क्षेत्र, वहां पे ये प्रभावी नहीं होगा, यानी 73वां संविधान संशोधन। तो कहने का मतलब ये जहां पे भी प्रभावी होगा इस मॉडल में प्रभावी होगा, यानी कि जहां पे जिस भी राज्य की जनसंख्या 20 लाख के ऊपर है। अगर जिस भी राज्य की जनसंख्या 20 लाख के नीचे है वहां पे ये द्विस्तरीय मॉडल में चलेगा, त्रिस्तरीय मॉडल वहां पे नहीं लागू होगा। ठीक है, और कुछ राज्यों में बिल्कुल से मना है कि वहां पे ये लागू ही नहीं होगा, तो वो मैंने बता दिया कौन कौन से राज्य, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। अब देखिएगा, अब इसका मॉडल समझना है। अब आप अपने आप को यहाँ पे, आपके पास जिला है, आप बिना जिला के नहीं होगे, कोई ना कोई आपका जिला होगा और उस जिले में आप किसी न किसी ब्लॉक के होंगे और उस ब्लॉक में कहीं ना कहीं आपका गांव जरूर एग्जिस्ट करता होगा, यानी कहीं ना कहीं आपका गांव जरूर एग्जिस्ट करता होगा। तो वो जो आपका गांव है वो कौन सा है, फिर वो आपका ब्लॉक कौन सा है, तो और फिर वो आपका जिला कौन सा है। तो ये चीजें अब आपको हम पहले ये वाला स्तर हम त्रिस्तरीय देख लेते। तो इसमें मैं आपको लेटेस्ट आंकड़े दे रहा हूँ। वो आंकड़े क्या है कि ग्राम स्तर पे अभी जो उत्तर प्रदेश में जो परिसीमन चल रहा है या हो चुका है करीब करीब, उसमें पुरानी स्थिति इनकी क्या थी और नवीनतम स्थिति क्या है। यानी पूरे उत्तर प्रदेश में जो आपकी ग्राम सभाएं होंगी, यानी ग्राम सभा मतलब जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधान होंगे, वो प्रधानों की जो संख्या होगी वो जानते हो कितनी होगी, वो होगी 58,194। 58,194। ये पहले जो थी, पहले इसकी यानी कि इसके पहले जो अभी इलेक्शन हुए थे, इसके पहले पंचवर्षीय योजना के पहले, तो उस वक्त 59,075 ग्राम सभाएं थी, यानी 59,075 ग्राम प्रधान हुआ करते थे। अब क्या अभी घट गया, देखिएगा ये माइनस में चला गया है, यानी ग्राम प्रधानों की संख्या क्या हो रही, घट रही है। फिर इसके बाद ब्लॉक लेवल में देखिए, पहले जो था 819 ब्लॉक प्रमुख होते थे, इस बार होंगे 826 ब्लॉक प्रमुख। अभी जो नई परिसीमन आपका हुआ है उस परिसीमन के अकॉर्डिंग जो इलेक्शन होने वाले हैं अप्रैल में, मार्च अप्रैल में संभावित है, तो उनके लिए ये 826 आपके ग्राम प्रधान होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो आपके जिला स्तर पर जो डीडीसी आपके चुने जाएंगे, वो डीडीसी की संख्या पहले जो थी वो आपकी थी 3120 थी, और इस वक्त
आपकी जो डीडीसी की संख्या होगी वो 3051 होगी, यानी यहाँ पे भी माइनस में हम लोग चले गए हैं, यानी डीडीसी की संख्या घट गई है। अब ये क्यों घटी है उसका प्रश्न जो है वो अभी बाद में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली में ये 75 जिलों में होगा, ठीक है। ये 75 जिले में आपके डीडीसी की संख्या कितनी होगी, ये 3051 होगी। अब यहाँ पे ब्लॉक में जो आप लोग वीडियो बोलते हो, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हो, सॉरी वीडियो नहीं, जो बीडीसी आप जिसको बोलते हो, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जिसको आप बोलते हो, उनकी जो संख्या दी गई है वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की जो संख्या है वो आपकी 75,805 है वर्तमान में, 75,805 होगी, 75,805। हमारे यहाँ विलेज डेवलपमेंट काउंसिल जो होंगे उनकी जो संख्या होगी उनकी संख्या होगी, या इसको ब्लॉक डेवलपमेंट भी बोलते हो, विलेज डेवलपमेंट भी बोलते हो, जैसे चाहो आप इसको, 805 होगी, ठीक है। यानी 75,000 ये होंगे, 58,000 प्रधान होंगे और 3,000 आपके कौन होंगे, डीडीसी होंगे, यानी जिला पंचायत सदस्य होंगे। यानी इस तरह से करके ये 3 स्तर पे आपका। अब देखिए, अब आप कैसे इसको समझोगे कि मेरा कहाँ पे है क्या है। तो अब ये पूरे उत्तर प्रदेश का मैंने पूरा आंकड़ा आपको दे दिया है। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में ये देखिए, आप लोग इसको चाहे तो नोट कर सकते हो, चाहे तो इसको आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, देख के। अब देखो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा, इरेज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि ये जो हमारे त्रिस्तरीय मॉडल है, पूरा जो त्रिस्तरीय मॉडल मैंने बनाया था, तो मैं सबसे पहले इसकी सीमा आपके जिले से मिला के बना देता हूँ। ये मान लेते हैं ये आपका जिला है, ठीक। ये आपका जिला कोई भी ले लो, सहारनपुर ले लो, सहारनपुर ले लो, मेरठ ले लो, गाजियाबाद ले लो, अम्बेडकर नगर ले लो, फैजाबाद ले लो, जो लेना है आपको मन में आए, कौशाम्बी ले लो, प्रतापगढ़ ले लो, जौनपुर ले लो, जो भी आपको जिला लेना है वो ले सकते हो, कोई इसमें आपत्ति की बात नहीं है। ये मान लिया सहारनपुर है। इस सहारनपुर में हमको पता चला कि 8 ब्लॉक है। ये पूरा सहारनपुर जो है वो 8 ब्लॉक में बटा हुआ है, ठीक है। 8 ब्लॉक में ये बटा हुआ है, सहारनपुर में 8 ब्लॉक हैं आपके, ठीक है। अब ये क्षेत्रफल में छोटे बड़े हो सकते हैं। अब जिसकी जनसंख्या बहुत डेंस होगी, बहुत सघन होगी, तो बनी सी बात है उसका क्षेत्र जो है वो कम होगा, और जिसकी जनसंख्या थोड़ा से कम होगी उसका जो एरिया होगा वो बनी सी बात है वो ज्यादा एक्सपेंड होगा। तो ये 8 ब्लॉक में, यानी कि 8 ब्लॉक में, इसको क्षेत्र समिति भी बोलते हैं, क्षेत्र समिति, और खंड स्तर भी बोलते हैं इसको, खंड स्तर। और ये जिला आपका कौन सा है, सहारनपुर। जिला क्या है, सहारनपुर। उसके ब्लॉक कौन से हैं, 8 ब्लॉक हैं। अब यहाँ पे ग्राम सभाएं कितनी है, ग्राम सभा कितनी है इसमें। अब एक ब्लॉक में एक एग्जांपल मान लेते हैं हम कि एक, अब ये देखो यहाँ पे जो गांव का बनने का जो पैरामीटर है जनसंख्या का, वो कहता है कि एक गांव जो होगा जिसकी कम से कम जनसंख्या जो होगी, किसी भी एक गांव की जो जनसंख्या होगी वो 1000 से कम नहीं होगी, यानी 1000 से कोई भी गांव छोटा नहीं होगा। तो अब पता चला कि किसी ब्लॉक में 50 गांव हैं, यानी ग्राम सभा है, ग्राम सभा की बात हो रही है यहाँ पे। ये 1000 जनसंख्या पे एक ग्राम सभा का पैरामीटर्स रखा गया है, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। एक 50 ग्राम सभा का एक ब्लॉक में, अगले ब्लॉक में 70 ग्राम सभा, अगले में 60 ग्राम सभा। अब कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ पे ये आप मत देखिएगा कि एक एग्जैक्ट क्यों नहीं रखा गया, कोई भी ग्राम सभा। यहाँ पे 80 ग्राम सभा हो सकती है, यहाँ पे 25 ग्राम सभा हो सकती है, यहाँ पे 35 ग्राम सभा हो सकती है, यहाँ पे 65 ग्राम सभा हो सकती है, यहाँ पे 67 ग्राम सभा। कितना भी ग्राम सभा, अब वो जनसंख्या पे डिपेंड करता है, जिले की जनसंख्या पे डिपेंड करता है कि वहां पे कितनी ग्राम सभाएं बनेगी। क्यों, क्योंकि 1000 की जनसंख्या पे एक ग्राम सभा का हमने फॉर्मेशन किया है, ठीक है। 1000 की मिनिमम हमने 1000 की जनसंख्या पे एक ग्राम सभा रखा है। तो अब ये एक जिले में जो 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक में अब जितने भी ग्राम सभा इनको जोड़ लो, मान लिया 200 ग्राम सभा, ये 200 250 जो भी ज्यादा होंगी ये, तो ये 7 5 12 120 तो यही हो गई, 8 से 14 140 यही हो गई, ठीक है। 25 और
25 और 27, 7 5 12 की 2 हाथ आए, 4 1 5 52 ये हो गए। और इन्हें कहने का मतलब 300-400 ग्राम सभा आपके एक जिले में 400 के लमसम ग्राम सभा यहाँ पे आ जा रही मतलब एक मान लो, ये मानना है, यहाँ पे मैं आंकड़े नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे आंकड़े नहीं दे रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि सहारनपुर में 8 ब्लॉक हैं और 8 ब्लॉक में 400 ग्राम सभाएं हैं, 400 ग्राम सभा है, ठीक है। जबकि ज्यादा भी हो सकती है, भी जनसंख्या सहारनपुर की डिपेंड करता है कि कितनी है, वहां पे ज्यादा भी हो सकती है, यहाँ पे 400 से ज्यादा भी ग्राम सभाएं हो सकती है, ठीक है। तो अब ये जो 400 ग्राम सभाएं हैं, इन ग्राम सभा में मान लेते हैं यहाँ पे इस ब्लॉक में या इसी ब्लॉक में, देखो यहाँ पे अच्छा दिखेगा आपको, इस ब्लॉक में जो 80 ग्राम सभा थे, तो अब बनी सी बात है कि ये पूरा जो ब्लॉक होगा ये 80 गांव में बट जाएगा। तो अब इसको हम ऐसे बांट के इसको एक को 80 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक यानी ये इसमें 1 इज इक्वल टू 8, तो सॉरी 10, 8 10 8 80 ग्राम सभा हो गई ना। तो जब थोड़ा सा समझिएगा इसको ध्यान से, यानी कि अब यहाँ पे कितने गांव हो गए, यानी एक उसमें ये एक ब्लॉक है जिसमें 80 ग्राम सभा है, कितनी है 80 ग्राम सभा है, ठीक है। तो यहाँ पे 80 है, तो यही एक का 8 मान लो, सॉरी एक में 10 मान लो, एक में 10 ग्राम सभा मान लेते हैं ना, 1 इज इक्वल टू 10, यानी अब इतने पूरे क्षेत्र में 10 ग्राम सभा है, देखिएगा अब इसमें 10 ग्राम सभा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक और कर लो, इसमें ये 10 ग्राम सभा इसमें हो गई, ठीक दिख रहा है ना, साफ दिखाई दे रहा है नहीं, 10 ग्राम सभा हो गई। तो अब ये देखो 10 ग्राम सभा में कोई एक ग्राम सभा मेरा होगा, मान ली ये मेरा ग्राम सभा है, ये मेरी ग्राम सभा है, देखिए ठीक है, ये मेरी ग्राम सभा है, ये मैं यहाँ का निवासी हूँ, ठीक। अब मैं ग्राम सभा में जो मेरा रोल होगा वो क्या होगा, मैं अपने ग्राम प्रधान को, यानी कि अपने ग्राम प्रधान को चुनूंगा, मैं अपने ग्राम प्रधान को चुनूंगा, ठीक है, मैं अपने ग्राम प्रधान को चुनूंगा, ग्राम प्रधान के साथ ग्राम पंचायत सदस्य को चुनूंगा, ग्राम पंचायत सदस्य के साथ क्षेत्र समिति सदस्य को चुनूंगा, क्षेत्र समिति सदस्य के साथ डीटीसी को चुनूंगा, यानी कि एक बंदा 4 वोट डालेगा, एक बंदा 4 वोट डालेगा, किसको किसको चुनेगा, एक ग्राम प्रधान को चुनेगा, एक जिला एक क्षेत्र, एक आपका ग्राम पंचायत सदस्य को चुनेगा, एक क्षेत्र समिति के सदस्य को चुनेगा और एक जिला पंचायत सदस्य को चुनेगा, यानी 4 वोट डालेगा वो। यहाँ पे अब देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अभी घबराइएगा मत, अभी बताता हूँ। यानी कि एक ग्राम सभा में आपको, यानी आपकी ग्राम सभा है ना कहीं तो है, आप अपने ग्राम सभा में अपने आप को रख लीजिए, फिर वहां से आप देखिए, अब आपने अपना प्रतिनिधि गांव में प्रधान जी को बना दिया, अब आप यहीं से बैठे बैठे अपना प्रतिनिधि क्षेत्र समिति को भेज दिया, और क्षेत्र समिति को भेजने के बाद आपने अपना एक मेंबर कहाँ भेज दिया, सहारनपुर जिला परिषद में भेज दिया आपने, जिला पंचायत उसमें भेज दिया आपने। तो करिए कि आप गांव में बैठे हो, आपका प्रतिनिधि जिला स्तर पे प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपका प्रतिनिधि क्षेत्र समिति खंड स्तर पर भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी दोनों जगह आपके पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो गांव में मैंने कहा कि यहाँ तो क्लियर है कि आपको कितने बीडीसी चुनने हैं, क्षेत्र समिति सदस्य चुनने हैं, तो वो क्षेत्र समिति सदस्य आपको पता है कि आपको कितने चुनने हैं, आपके गांव में जो परिसीमन हुआ होगा, अब वहां पे 4 सीटें हैं कि 2 सीटें हैं कि 3 सीटें हैं, तो क्योंकि एक प्रधान है तो 2 मान के चलो, अमूमन 2 सीटें आपकी होंगी, तो 2 सीटें आपकी होंगी, या कहीं ना कहीं आधा गांव आपका लगा होगा, 1.5 सीटें हो सकती हैं आपके गांव से प्रॉपर, अगली ग्राम सभा से मिला के 2 सीटें हो सकती हैं, तो वो परिसीमन पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब क्षेत्र समिति जो है, एक आपने चुन दिया, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर। तो ये जो आपका भी जो एक पंचायत सदस्य जो बाकी है, जिसको हमने कहा ना कि 4 चुनने हैं आपको, तो पहला प्रधान चुन दिया, दूसरा आपने पंचायत सदस्य चुनना है, आपको ग्राम पंचायत का सदस्य चुनना है, तीसरा आपको क्षेत्र समिति का चुनना, क्षेत्र समिति भी आपने चुन दिया, चौथा आपको जिला पंचायत चुनना, जिला पंचायत। तो ये क्षेत्र पंचायत, सॉरी ग्राम पंचायत का जो सदस्य है, वो ग्राम पंचायत के सदस्य का क्या मामला वो देखना है आपको यहाँ पे,
ये मान लेते हैं कि ये हमारी ग्राम सभा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हमारी ग्राम सभा है, ठीक है, ये ट्राइंगल में जो ये हमारी ग्राम सभा, चूंकि हम यहीं पे रह रहे हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पे रह रहे हैं, ये हमारी ग्राम सभा है। अब कहता है कि 1000 ग्राम सभा यानी 1000 जनसंख्या से ज्यादा की ग्राम सभा नहीं होगी। तो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1000 जनसंख्या है, ठीक है, ये 1000 जनसंख्या है। तो अब देखिएगा यहाँ पे कि 1000 की जनसंख्या है, तो अब इस 1000 को इस तरह से बांटा जाए कि इस गांव में 9 सदस्य से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि 1000 पे 9 सदस्य से कम नहीं होने चाहिए, सॉरी ज्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर उसकी जनसंख्या उस गांव की 2000 है तो 11, 3000 है तो 13, और 5000 के अगर ऊपर है तो आप 15 कर सकते हो, 5000 से ऊपर 15, ठीक है। तो ये कहने का मतलब कि यहाँ पे ये आप देखा ना, अब इस 1000 जनसंख्या है तो यहाँ पे हम 9 सदस्य, यानी कि इसको 9 वार्ड में बांट देंगे, इस गांव को हम 9 वार्ड में बांट देंगे, जिसमें आपको पंचायत सदस्य यानी कि ग्राम पंचायत के सदस्य को चुनना है, ठीक है। अब यही इसी आपके मोहल्ले का जो वार्ड है, यहीं से आपको एक ग्राम पंचायत सदस्य चुनना है, यानी कि एक प्रधान चुनना है गांव के लिए, एक ग्राम पंचायत सदस्य चुनना है, ग्राम पंचायत सदस्य चुनना है, और उसके बाद आपको एक क्षेत्र समिति का सदस्य चुनना है, आपको एक क्षेत्र समिति का सदस्य चुनना है, क्षेत्र समिति का, और एक आपको चुनना है जिला पंचायत का सदस्य चुनना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र समिति और जिला पंचायत, यानी इसी पूरे जिले में चारों चीजें आपको मिल गई कि नहीं मिल गई। यानी ये आपका गांव है, ये आपका ब्लॉक है, यानी एट द विलेज लेवल, मैंने कहा था एट द विलेज लेवल, आप विलेज स्तर पे हो, ठीक। फिर मैंने कहा एट द ब्लॉक लेवल, आप ये ब्लॉक लेवल पे आ गए, ये आपका पूरा ब्लॉक है, ठीक है, ये पूरा आपका ब्लॉक है। फिर मैंने कहा एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये पूरा आपका जिला है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी कि आप यहाँ से बैठ के अपने जिला के लिए, अपने क्षेत्र समिति के लिए और अपनी ग्राम सभा के लिए यहाँ से आप अपना प्रतिनिधि भेज रहे हो, और अपने गांव के लिए अपना प्रधान चुन ले रहे हो, अपना पंचायत सदस्य चुन ले रहे हो, अपना क्षेत्र समिति चुन ले रहे हो, और अपना जिला पंचायत सदस्य चुन रहे हो। तो इसको अमूमन कश्मीर में वीडीसी बोला जाता है, विलेज डेवलपमेंट काउंसिल, लेकिन अमूमन इसको जो आपने यहाँ पे बीडीसी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका भी कंफर्मेशन रखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये मेरे समझ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और अगर ये त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली आपको न समझ में आई हो तो कल जब इसको पढ़ाऊंगा, ये नगर के संदर्भ में आपको इसको मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि नगर में, ये तो आपने गांव स्तर पे देख लिया, ये जो पंचायत का सिस्टम होता है, पंचायत का यानी भाग 9 का जो सिस्टम है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, और ये वाला जो नगर पालिका है ये गांव, ये शहरों के लिए होता है, शहरों के लिए होता है या कस्बों के लिए होता है, या जो गांव से शहर बनने की तरफ उन्मुख है उनके लिए ये होता है। तो इसके बारे में मैं कल आपको प्रोविजन बताऊंगा। तो यहाँ पे ये प्रोविजन आपका स्ट्रक्चर पूरा बताता है। अब इसमें स्ट्रक्चर के बाद जब हम लोग अपना ये उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम पढ़ेंगे, तो ग्राम पंचायत के सदस्य को चुनने के लिए या ग्राम प्रधान को चुनने के लिए क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है, डिस्क्वालिफिकेशन उनकी बताई जाएंगी, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो बताई जाएगी, कि कैसे इनका आरक्षण होता है वो बताया जाएगा, आरक्षण के बाद इनके काम क्या होते हैं वो बताया जाएगा। तो इस तरह से करके ये उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम आपको सारी बातें यहाँ पे बता देगा, सारी बातें आपको समझा देगा कहाँ पे क्या करना। तो ये पहले स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाना चाहिए। स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा तो आप बार बार पंचायत राज अधिनियम पढ़ोगे और भूलेगा। तो आपको सबसे पहले जिला, फिर उसके पहले क्षेत्र समिति और फिर ग्राम सभा, यानी जिले से क्षेत्र समिति। अब आप अपने आप को अगर गांव से बिलोंग करते हो तो अपने आप को अपने जिले से और अपने ब्लॉक से कनेक्ट करिए और फिर अपने गांव में आ जाइए। और अगर नगर में रहते हो फिर कल हम लोग कनेक्ट करते हैं कल नगर से, कि नगर में आपका क्या रोल होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा। तो मेरे समझ से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल इसका वो देखेंगे और इसका अध्ययन फिर थॉरली एक एक करके हम देखेंगे। और इस एक्ट के दोनों एक्ट का परिचय आपको मेरे पहले वाले वीडियो में जिसमें उच्चतर न्यायिक सेवा पाठ्यक्रम का परिचय दिया था, तो इसके बारे में पूरा परिचय है, इसके बारे में पूरा परिचय है, इसलिए मैंने यहाँ पे परिचय देना मुनासिब नहीं समझा था। और एक चीज देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें जो एक न्याय पंचायत होती थी उसको डिलीट कर दिया गया है, पुरानी बेयर से नई बेयर में वो नहीं है, उनको यानी कि न्याय पंचायत को यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। इसी सूचना के साथ आज का टॉपिक यहीं पे होता है। धन्यवाद आपका।